23 जून 1953 भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इस दिन उस महान भारतीय नेता की रहस्यमयी मौत हुई थी जिसने सबसे पहले यह नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत माता के महान सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे यानी अनुच्छेद 370 का सबसे पहले विरोध किया था। और शायद इसीलिए ही श्रीनगर में 23 जून 1953 को उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जी हां, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी साजिश थी। आज खरी बात में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत के पीछे कौन था, ये किसकी साजिश थी और क्यों नेहरू सरकार ने उनकी मौत की जांच तक नहीं करवाई। साथ ही आज ये राज भी खुलेगा कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नेहरू ने सीटी बजाते हुए क्या कहा था। आज आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने नेहरू को वो कौन सी बद्दुआ दी थी जो आज सच साबित हो रही है। तो बिना देर किए खोलते हैं इतिहास का वो पन्ना जिसे नेहरूवादी इतिहासकारों ने हमेशा आपसे छुपाकर रखा है। वो 1953 की बात थी। जम्मू कश्मीर की हिंदू जनसंख्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम सरकार के अत्याचारों का सामना कर रही थी। जम्मू में हिंदुओं ने प्रजा परिषद के नेतृत्व में एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा था, जिसे कुचलने के लिए शेख अब्दुल्ला ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। करीब 100 से ज्यादा लोग पुलिस की गोली से मारे जा चुके थे। हिंदू आंदोलनकारियों की मांग थी कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके उसका भारत में पूरी तरह विलय किया जाए और अनुच्छेद 370 को भी हटाया जाए। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की मांग से सहमत थे, लिहाजा उनके नेतृत्व में जनसंघ भी इस आंदोलन में शामिल हो गया। उन्होंने पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के पक्ष में धरने प्रदर्शन करे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू अपनी जिद पर अड़े रहे। नेहरू पहले से ही हिंदूवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पसंद नहीं करते थे। वहीं डॉक्टर मुखर्जी भी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के घनघोर विरोधी थे। नेहरू जब पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम हो गए तो डॉक्टर मुखर्जी ने 1951 में ही नेहरू सरकार से इस्तीफा दे दिया था। 1952 के चुनाव में दोनों की राजनीतिक दुश्मनी पूरे उफान पर पहुंच गई। संसद में भी नेहरू को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता था और डॉक्टर मुखर्जी ने जब कश्मीर के हिंदुओं की आवाज उठाई तो वो नेहरू के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इसी बीच डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू जाने का ऐलान किया और वो पंजाब के रास्ते 8 मई 1953 को अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। लेकिन ये उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित हुई, क्योंकि साजिशें रास्ते में उनका इंतजार कर रही थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कई करीबी लोगों ने उन्हें यह दौरा रद्द करने की सलाह दी और इन्हीं में से एक थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुचेता कृपलानी। ये वही सुचेता कृपलानी हैं जो बाद में जाकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। एक मित्र होने के नाते सुचेता कृपलानी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये चेतावनी दी कि नेहरू उन्हें कभी कश्मीर से वापस नहीं आने देंगे। ये इतनी बड़ी बात लिखी है त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने अपनी इस किताब अप्रतिम नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। जनसंघ के नेता बलराज मधोक, जो इस पूरे आंदोलन में डॉक्टर मुखर्जी के सबसे बड़े सिपहसालार थे, उनके हवाले से तथागत राय इस किताब के पेज नंबर 35 पर लिखते हैं कि सुचेता कृपलानी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा कि आप वहां मत जाइए, नेहरू आपको वहां से सुरक्षित वापस नहीं आने देंगे। तब डॉक्टर मुखर्जी ने सुचेता से कहा कि मेरी नेहरू से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आखिर उनके मन में मेरे लिए प्रतिशोध की भावना क्यों होगी। तब सुचेता कृपलानी ने कहा कि आप नेहरू को नहीं जानते, मैं नेहरू को जानती हूं। वो आपको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं और वो आपको मैदान से हटाने की कोशिश करेंगे। वो कुछ भी करने में सक्षम हैं। हालांकि बलराज मधोक ने
सुचेता कृपलानी के हवाले से जो भी आरोप लगाए उन पर यकीन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए हम पुख्ता सबूतों की तलाश में अपनी पड़ताल को यहां से और आगे बढ़ाएंगे। खैर, उस दौर में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारत सरकार से परमिट लेना होता था, लेकिन परम देशभक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह कानून मंजूर नहीं था। लिहाजा उन्होंने बिना परमिट के ही जम्मू की सीमा में दाखिल होने का ऐलान किया। जाहिर है, इसके जरिए वो 370 खत्म करने के लिए नेहरू सरकार को चुनौती दे रहे थे। अपनी जम्मू यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान में नेहरू की कश्मीर नीति की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि नेहरू जी ने बार बार ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर का भारत में 100% विलय हो चुका है, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि इस राज्य में भारत सरकार से परमिट लिए बिना कोई दाखिल क्यों नहीं हो सकता है। खैर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली, अंबाला, करनाल, पानीपत, जालंधर, अमृतसर और गुरदासपुर से होते हुए जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे पठानकोट तक पहुंच गए। इस पूरी यात्रा के दौरान पंजाब सरकार का एक डिप्टी कमिश्नर स्तर का अधिकारी उनके साथ था, जिसका काम डॉक्टर मुखर्जी पर नजर रखना था। हैरत की बात है कि इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें पंजाब में कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया गया। दरअसल यहां आपको बहुत ध्यान से एक बात समझनी होगी, तभी आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत के बारे में ठीक से जान पाएंगे। दरअसल उस दौर में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए जो परमिट लगता था वो भारत सरकार जारी करती थी, और जो व्यक्ति बिना परमिट के दाखिल होने की कोशिश करता था उसे पंजाब की पुलिस सीमा पर ही गिरफ्तार कर लेती थी। इस घटना के 1 महीने पहले ही जनसंघ के 2 बड़े नेताओं को भी बिना परमिट के दाखिल होने के आरोप में पंजाब पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी को लेकर पंजाब पुलिस की प्लानिंग कुछ और ही थी। इस घटना के बारे में तथागत राय अपनी इस किताब के पेज नंबर 345 पर लिखते हैं कि पठानकोट पहुंचने के बाद गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर जो डॉक्टर मुखर्जी का पीछा कर रहे थे उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि वो उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने दे। उस अफसर को खुद हैरानी हो रही थी कि सरकार ने अपना फैसला पलट क्यों दिया है। कहीं ना कहीं नेहरू सरकार चाहती थी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंजाब में नहीं बल्कि उन्हें जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार करवाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नेहरू सरकार को क्या फायदा। दरअसल उस दौर में भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। कश्मीर का अपना एक अलग हाई कोर्ट था। ऐसे में अगर डॉक्टर मुखर्जी पंजाब में गिरफ्तार होते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल जमानत मिल जाती, लेकिन अगर वो कश्मीर में गिरफ्तार होते तो उनकी जमानत का फैसला वहां का हाई कोर्ट वहां के स्पेशल कानून के हिसाब से करता। नेहरू सरकार की साजिश के बारे में खुलासा किया था दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष वैद्य गुरुदत्त ने, जो उस वक्त खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे और उनकी मौत तक उनके साथ वो जेल में बंद रहे थे। चश्मदीद गुरुदत्त ने अपने बयान में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिज डेथ इन डिटेंशन नाम की किताब के पेज नंबर 36 पर, और इस किताब को लिखा था डॉक्टर मुखर्जी के सगे भाई उमा प्रसाद मुखर्जी ने। गुरुदत्त के मुताबिक गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने हमें जम्मू की सीमा में दाखिल होने के लिए वाहन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा। यहां तक कि हमें माधोपुर चेक पोस्ट यानी जम्मू की सीमा तक पहुंचाने के लिए एक जीप तक का भी इंतजाम कर दिया गया। माधोपुर चेक पोस्ट पर हमें डीएम मिले और उन्होंने हमसे कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन हमारी जीप का ड्राइवर घबरा रहा था क्योंकि हमारे पास परमिट नहीं था। तब डीएम ने कहा कि परमिट पहुंच जाएगा। 11 मई 1953 की शाम 4 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथी माधोपुर चेक पोस्ट पर पहुंच गए। यहां दोनों राज्यों की सरहद के बीचों बीच एक पुल था। जैसे ही डॉक्टर मुखर्जी की जीप पुल के बीचों बीच पहुंची, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी कि डॉक्टर मुखर्जी के पास परमिट नहीं था, बल्कि ये गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि सरकार का आरोप था कि उनके यहां आने से राज्य की शांति भंग होगी। डॉक्टर मुखर्जी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ
उनके पर्सनल सेक्रेटरी अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जो बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। मुखर्जी ने तब वाजपेयी से कहा कि जाओ और पूरे देश को बताओ कि मैं एक बंदी के तौर पर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गया हूं। अब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे काम को बाकी लोग आगे बढ़ाएं। लेकिन यह तो अभी साजिशों की शुरुआत थी। डॉक्टर मुखर्जी को आराम से जम्मू में किसी जेल में रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें रात भर पहाड़ी रास्तों पर सफर करवाते हुए श्रीनगर लाया गया, जहां उन्हें शहर से 16 किलोमीटर दूर एक छोटे से मकान में रखा गया। इस मकान में ना तो फोन था, ना दूसरी सुविधाएं थी। अब डॉक्टर मुखर्जी समझ चुके थे कि वो साजिश का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने अगले दिन एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर साजिश रची है। भारत सरकार ने मुझे बिना किसी परमिट के यहां आने से नहीं रोका। सरकारी अधिकारियों ने मुझे आसानी से यहां प्रवेश करने दिया और अब अजीबोगरीब हालात में मुझे श्रीनगर में लाकर रखा गया है। इसी बीच 24 मई को प्रधानमंत्री नेहरू श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ देश के तत्कालीन गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू भी थे, लेकिन दोनों ने ही डॉक्टर मुखर्जी से मिलने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि मुखर्जी देश के इतने बड़े नेता थे। इतना ही नहीं, श्रीनगर के साथ साथ दिल्ली में भी इस दौरान डॉक्टर मुखर्जी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। दरअसल तब डॉक्टर मुखर्जी श्रीनगर में जब बंद थे, तब ठीक उसी समय दिल्ली की अदालत में एक पुराने राजनीतिक मामले में उन पर केस चल रहा था। इस बात की पूरी संभावना थी कि दिल्ली की अदालत डॉक्टर मुखर्जी को इस केस में पेश होने के लिए श्रीनगर से दिल्ली बुला सकती है, लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए दिल्ली में भी साजिश रची गई। डॉक्टर मुखर्जी की मौत के बाद इस साजिश का खुलासा संसद के अंदर सांसद एनसी चटर्जी ने किया था, जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी के पिता थे। हिंदू महासभा के सांसद एनसी चटर्जी ने 18 सितंबर 1953 को संसद में कहा था कि दिल्ली की अदालत में डॉक्टर मुखर्जी से जुड़े केस में जानबूझकर देरी की जा रही थी। इस केस से जुड़ा दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जानबूझकर बार बार अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होता था, जिससे यह केस लंबा खिंच रहा था। जब जज को शक हुआ तो उन्होंने खुद पता किया कि सब इंस्पेक्टर बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो रहा है। आखिरकार जज ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिल्ली की अदालत में पेश किया जाए, लेकिन 2 जून 1953 को जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि भारत के एक राज्य एक अदालत के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है? दिल्ली के ताकतवर लोगों की मदद के बिना यह असंभव है। तो सुना आपने, दिल्ली की सत्ता पर बैठे ताकतवर लोगों की पूरी कोशिश यही थी कि डॉक्टर मुखर्जी श्रीनगर में ही कैद रहें। नजरबंदी में करीब 40 दिन रहने के बाद 20 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनका इलाज करने के लिए चुना डॉक्टर अली मोहम्मद को। इस डॉक्टर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, जबकि डॉक्टर मुखर्जी ने उसे साफ साफ बताया कि ये इंजेक्शन लेने के लिए उनके कोलकाता के फैमिली डॉक्टर ने पहले से ही उन्हें मना कर रखा है, लिहाजा इंजेक्शन उन्हें ना लगाए जाएं। लेकिन डॉक्टर अली मोहम्मद ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि यह नए तरह का स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है, इससे नुकसान नहीं होगा। साथ ही डॉक्टर अली मोहम्मद ने उन्हें पेनकिलर के नाम पर एक सफेद पाउडर भी पीने को दिया। इस पाउडर में क्या था, यह आज तक किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि इलाज का पूरा प्रिस्क्रिप्शन बाद में गायब कर दिया गया। अगले दिन यानी 21 जून को मुखर्जी को देखने के लिए सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर को भेजा गया। 22 जून की सुबह 4:45 बजे मुखर्जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह 7:30 बजे डॉक्टर अली मोहम्मद उन्हें देखने के लिए पहुंचे और 11:30 बजे जाकर एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक टैक्सी में बिठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोचिए, डॉक्टर मुखर्जी को अस्पताल ले जाने में पूरे 7 घंटे की देरी की गई। इतना ही नहीं, उन्हें अस्पताल की पहली मंजिल तक पैदल चलाकर ले जाया गया। ऊपर से उन्हें अस्पताल के महिलाओं के डिलीवरी वार्ड में रखा गया। सवाल उठता है कि कश्मीर के मुख्यमंत्री
शेख अब्दुल्ला अगर बीमार पड़ते तो क्या उनका इस तरह से इलाज करवाया जाता? तो फिर डॉक्टर मुखर्जी जैसे देश के इतने बड़े नेता के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था? आखिरकार उसी रात 3:45 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत हो गई। सवाल उठता है कि क्या अस्पताल में उनके साथ कोई साजिश रची गई थी? इसका जवाब दिया था डॉक्टर मुखर्जी की बेटी सविता बनर्जी ने। दरअसल सविता बनर्जी ने अपने पिता की मौत के बाद उस नर्स को ढूंढ लिया था जो आखिरी समय पर उनके साथ वहां मौजूद थी। उस नर्स का नाम राजदुलारी टिक्कू था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बेटी सविता बनर्जी ने बताया था कि नर्स राजदुलारी टिक्कू के मुताबिक उस रात अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी सो रहे थे। उनका इलाज करने वाला डॉक्टर नर्स को एक इंजेक्शन थमाकर घर चला गया था। जब डॉक्टर मुखर्जी जागे तो नर्स ने उन्हें वो इंजेक्शन लगा दिया। उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पूरी ताकत से चीखे, हमको जलन हो रही है, जल रहा है। नर्स टेलीफोन की तरफ दौड़ी ताकि डॉक्टर को बता सके, लेकिन डॉक्टर ने फोन पर कहा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर मुखर्जी शायद मर चुके थे। यहां यह बताना भी जरूरी है कि जिस दिन डॉक्टर मुखर्जी की मौत हुई उसके अगले दिन ही उन्हें कश्मीर हाईकोर्ट से जमानत मिलने वाली थी। यानी आजाद होने से एक दिन पहले ही डॉक्टर मुखर्जी एक रहस्यमयी मौत के शिकार हो गए। इतना ही नहीं, उनका एक ब्रीफकेस और डायरी भी गायब हो गई थी। उधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत से पूरे देश में हंगामा मच गया। कोलकाता और दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान नेहरू विदेश यात्रा पर थे और जब उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की खबर दी गई तो वो जिनेवा से काहिरा के लिए रवाना हो रहे थे। नेहरू की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, इसका जिक्र किया है त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने अपनी इस किताब अप्रतिम नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पेज नंबर 362 पर। तथागत रॉय इस किताब में लिखते हैं, कुछ अखबारों में यह खबर छपी थी कि जब एक पत्रकार ने नेहरू को यह बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई है तो नेहरू ने सीटी बजाई और उछलकर खड़े हो गए। वो छड़ी हिलाते हुए उस जगह से निकल गए। जब नेहरू विदेश दौरे से लौटकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उस पत्रकार ने देखा कि वो खुश होकर लौटे हैं और उन्होंने उस त्रासदी पर एक शब्द भी नहीं बोला जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। उस दौर में हर कोई ये मान रहा था कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत उन्हें मारा गया है। पूरे देश में यह मांग हो रही थी कि सरकार को डॉक्टर मुखर्जी की मौत की जांच करवाना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के मसीहा नेहरू ने जांच से साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बूढ़ी मां जोगमाया देवी ने प्रधानमंत्री नेहरू से जांच की मांग की। इस पर नेहरू ने उन्हें 30 जून 1953 को एक पत्र लिखा जो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 209 पर। नेहरू ने लिखा था कि आपके बेटे को जेल में नहीं बल्कि मशहूर डल झील के किनारे एक बंगले में रखा गया था। जब मैं 5 हफ्ते पहले कश्मीर गया था तो वहां की सरकार ने मुझे बताया था कि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को सभी सुविधाएं प्रदान की और उनका पूरा ख्याल रखा था। नेहरू का यह दिखावटी पत्र पाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां आग बबूला हो गई। उन्होंने 4 जुलाई 1953 को नेहरू को करारा जवाब दिया। एक मां की इस करुणामयी पुकार को आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने नेहरू को लिखा कि नेहरू जी, आपने अपनी चिट्ठी में यह बताने की कोशिश की है कि मेरे बेटे के लिए कश्मीर की सरकार ने सब कुछ किया। आपको इस बात पर भरोसा होगा, लेकिन जिन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए उनकी बात पर मैं कैसे भरोसा करूं? आप कहते हैं कि मेरे बेटे से आपको स्नेह था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि फिर भी आप कश्मीर में रहते हुए भी उससे मिलने नहीं गए। किसने रोका था आपको? मुझे शर्म आती है सोचकर कि आप मुझे बताते हैं कि मेरे बेटे को बंगले में रखा गया था। मैं ऐसे दुष्प्रचार से हिल जाती हूं। मैं एक महान आत्मा की मां होने के नाते एक निष्पक्ष जांच की मांग करती हूं। मैं चाहती हूं कि भारत के लोगों को पता चले कि इस दुखद घटना के असली कारण क्या हैं, जिसे एक स्वतंत्र देश में अंजाम दिया गया और जिसमें आपकी सरकार ने भी एक भूमिका अदा की।
लेकिन गुस्से और करुणा से भरी मां की इस पुकार का भी नेहरू पर कोई असर नहीं पड़ा। नेहरू ने जांच की मांग यह कहकर ठुकरा दी कि उन्होंने सब पता कर लिया है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत में कोई रहस्य नहीं है। सवाल उठता है कि क्या नेहरू खुद को भगवान समझते थे, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, या वो खुद को जेम्स बॉन्ड मानते थे, या फिर उन्हें लगता था कि उनके पास कोई देवीय शक्ति है, या फिर उनके पास वो जादुई शीशा था जिसमें वो सब देख लेते थे। सोच कर देखिए, देश के इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है और देश का प्रधानमंत्री जांच करवाने को तैयार नहीं है। उधर डॉक्टर मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी नेहरू को आईना दिखाने के लिए उन्होंने एक आखिरी पत्र और लिखा। 9 जुलाई 1953 को उन्होंने लिखा कि नेहरू जी, मैंने एक निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ना कि आपका कोई निष्कर्ष मांगा था। आखिर आपको एक निष्पक्ष जांच से दिक्कत क्या है? मेरे पास पक्के सबूत हैं जिनसे काफी कुछ साबित हो सकता है, लेकिन आपने उन्हें जानने या समझने की कोई कोशिश नहीं की। आप सबूतों का सामना करने से डरते हैं। मैं कश्मीर की सरकार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती हूं और यह आरोप भी लगाती हूं कि आपकी सरकार भी इसमें शामिल थी। लेकिन एक दिन सच सामने आएगा, तब आपको, भारत के लोगों को और स्वर्ग में भगवान को भी जवाब देना होगा। नेहरू एक तरफ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां और उनके लाखों समर्थकों की जांच की मांग ठुकरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार को यह सलाह दे रहे थे कि इस मुसीबत से वो कैसे निपट सकती है। नेहरू डॉक्टर मुखर्जी की मौत की मिस्ट्री को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला को नए नए हथकंडे सिखा रहे थे, और इसका सबूत मिलता है उस पत्र से जो 29 जून 1953 को नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था। यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 200 पर। नेहरू लिखते हैं कि शेख साहब, कुछ लोग डॉक्टर मुखर्जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं और इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको यह बयान देना चाहिए कि डॉक्टर मुखर्जी को कहां रखा गया था, उन्हें बाग में घूमने की आजादी थी और वो किन लोगों से मिलते थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी मां को एक टेलीग्राम किया था जिसमें उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था। आपको ये सारे फैक्ट्स जमा करके इन्हें छपवाना चाहिए। तो सुना आपने, लोकतंत्र के मसीहा जवाहरलाल नेहरू हत्या की आरोपी एक राज्य सरकार के मुखिया को जांच से बचने के हथकंडे सिखा रहे थे। दरअसल नेहरू जानते थे कि अगर जांच हुई तो शेख अब्दुल्ला सरकार के साथ साथ वो खुद भी जांच के घेरे में आ जाएंगे और इसकी आंच उन तक पहुंच जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने ठीक उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को भी एक पत्र लिखा। विधान चंद्र राय डॉक्टर मुखर्जी के दोस्त थे और बंगाल की जनता के दबाव में वो भी जांच की मांग कर रहे थे। 29 जून 1953 को नेहरू ने डॉक्टर विधान चंद्र राय को जो पत्र लिखा था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 205 पर। नेहरू लिखते हैं कि मैं लोगों की भावनाएं समझता हूं, लेकिन हम लोगों की भावनाओं से सरकार नहीं चला सकते हैं। आप चाहें तो खुद श्रीनगर चले जाएं, लेकिन जांच कमीशन बनाने से कश्मीर के लोगों पर घातक प्रभाव पड़ेगा। वो इसे केंद्र सरकार का दखल समझेंगे। मुझे नहीं पता कि जांच कमीशन कैसे जांच करेगा। हो सकता है वो इस नतीजे पर पहुंच जाए कि डॉक्टर मुखर्जी के इलाज में थोड़ी सी लापरवाही हुई थी या डॉक्टर देर से इलाज करने आए थे। तो सुना आपने, नेहरू खुद जानते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इलाज में लापरवाही हुई है, लेकिन वो इसलिए जांच नहीं करवा रहे थे क्योंकि इससे कश्मीर के लोगों को बुरा लगेगा और कहीं ना कहीं कश्मीर की सरकार भी संकट में आ जाएगी। लेकिन हकीकत में नेहरू को अपनी चिंता सता रही थी। नेहरू ने 2 जुलाई 1953 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी राजगोपालाचारी को एक पत्र लिखा जो आज भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की फाइल नंबर 123 में रखा हुआ है। नेहरू ने इस पत्र में लिखा था कि डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के बाद पैदा हुए हालातों से हम काफी संकट में फंस गए हैं। दिल्ली का माहौल खराब है और कलकत्ता का उससे भी ज्यादा खराब है। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जब उनकी अस्थियां दिल्ली लाई गईं तो एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों हजार लोग जमा हुए जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर नेहरू के खिलाफ नारे लगाए, जिससे नेहरू सरकार
बुरी तरह से घबरा गई। यहां तक कि नेहरू को अपनी जान का डर भी सता रहा था। इस घबराहट और डर का वर्णन किया है नेहरू के सबसे बड़े चेले और वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी इस किताब में, भारत गांधी के बाद में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। गुहा इस किताब के पेज नंबर 317 पर लिखते हैं, दिल्ली की दीवारों पर पर्चे लगे थे जिसमें शेख अब्दुल्ला को दिल्ली आने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन पर्चों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था क्योंकि ऐसे ही माहौल में महात्मा गांधी की भी हत्या हुई थी। दिल्ली का हिंदू मिडिल क्लास कट्टरपंथियों के प्रभाव में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि नेहरू की हालत भी वही हो सकती है जो महात्मा गांधी की हुई थी। पुलिस को निर्देश दे दिया गया कि प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ किसी भी तरह के गंभीर दुष्प्रचार, योजना या तैयारी पर कठोर नजर रखी जाए। तो सुना आपने, अभिव्यक्ति की आजादी के मसीहा नेहरू अपने विरोध से कितना घबरा गए थे। खैर, दिल्ली में तो धरने प्रदर्शन कुछ ही दिन में दबा दिए गए, लेकिन कलकत्ता में लगातार डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमयी मौत पर आंदोलन हो रहा था। लिहाजा इसे दबाने के लिए सरकार ने एक नई चाल चली। उसी समय कलकत्ता में ट्राम का किराया बढ़ा दिया गया, जिसके खिलाफ कम्युनिस्टों ने एक हिंसक आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन की आड़ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के मुद्दे को भुला दिया गया। बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार सुखरंजन सेनगुप्ता ने भी अपनी किताब में आरोप लगाया है कि शायद नेहरू सरकार के इशारे पर ही इस आंदोलन को भड़काया गया था। बंगाल ने भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भुला दिया हो, लेकिन यह पूरा देश आज भी उनका कर्जदार है। उनके बलिदान के तत्काल बाद जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया और 2019 तक आते आते कश्मीर से अनुच्छेद 370 का भी नामो निशान मिटा दिया गया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की बदौलत इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान है। लेकिन साथ ही हमें याद रखना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोगमाया देवी के उन शब्दों को जो उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए कहे थे। उन्होंने कहा था कि एक दिन मेरे बेटे की मौत का सच सामने आएगा और तब आपको, भारत के लोगों को, स्वर्ग में भगवान को भी जवाब देना होगा। पूजनीय जोगमाया देवी ने जो कहा था वो आज करीब करीब सच साबित हो रहा है। भगवान के सामने का तो नहीं पता, लेकिन भारत की जनता आज भी नेहरू से सवाल पूछ रही है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।